मेरे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मेरे राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, या फिर जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ का मेयर कौन होगा, कौन चुनता है इन्हें और कैसे? इलेक्शंस। इस लेसन में आज हम बात करेंगे इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है और इलेक्शंस कैसे होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में लोगों का राज होता है। लोग चुनते हैं कि कौन उनके देश को चलाएगा, कौन देश का नेता होगा। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में जहां करोड़ों की आबादी है, वहां पे देश का हर एक नागरिक साथ में मिलके बैठकर हर दिन छोटे बड़े डिसीजन लेके देश को चला सकता है? एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं, सबको मैथ के जो टीचर है उससे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथ के जो टीचर है वो रोज़ क्लास में आते नहीं हैं, अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। तो सभी बच्चों ने ये तय किया कि वो सभी प्रिंसिपल के पास जाएंगे और कंप्लेन करेंगे। तो ऐसा करने के लिए या तो पूरी क्लास के जो 60 बच्चे हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफिस में जाके इकट्ठा हो जाएं, या फिर सारे के सारे साथ में प्रिंसिपल को बताने लग जाए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्या उससे प्रिंसिपल को समझ आएगा कि बच्चों की दिक्कत क्या है? बिल्कुल नहीं। जब 60 बच्चे साथ में बोलेंगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक अच्छा उपाय ये हो सकता है कि क्लास के सभी बच्चे मिलकर क्लास का एक प्रतिनिधि चुने, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं क्लास मॉनिटर। और ये क्लास मॉनिटर जो है, इसका काम ही यही होगा कि वो पूरे क्लास के बिहाफ पे प्रिंसिपल से या टीचर से जाके अच्छी तरीके से बात कर सकता है, डिस्कस कर सकता है और सबकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। ठीक उसी तरीके से देश के सभी नागरिक मिलके अपने कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि उन सभी नागरिकों के बिहाफ में देश को चलाते हैं। देश को चलाने के लिए हमें लीडर्स हर लेवल पे चाहिए होते हैं। देश को चलाने के लिए, देश के अंदर राज्यों को चलाने के लिए, राज्य के अंदर पंचायत, वार्ड, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चलाने के लिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो प्रतिनिधि हैं यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये लोगों के पसंद के होने चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अमीर है या अच्छे कास्ट से है या उसके पास वो बहुत उसकी उम्र ज़्यादा है या फिर वो बहुत पढ़ा लिखा है, इस तरह की चीज़ों को देखते हुए हम किसी को भी पावर में नहीं ला सकते हैं। पावर में वही आएगा जिसे लोग चुनेंगे, जिसे नागरिक पसंद करेंगे। इलेक्शंस जो हैं ये लोगों को चॉइसेस देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फिर से आपके क्लास मॉनिटर का। मान लेते हैं कि आपकी क्लास में अनीता, अमित और रोहित, इन 3 बच्चों ने हाथ खड़े किए कि भाई हमें क्लास मॉनिटर बनना है। अब इन तीनों बच्चों की बिल्कुल अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। जहाँ पे अनीता जो है वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार है और वो ऐसा वादा की है पूरे क्लास से कि मैं सब लोगों को पढ़ाई में काफ़ी मदद करूँगी और पूरे क्लास के सभी बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। वहीं पे अमित है जिसकी सबके साथ बड़ी अच्छी रिलेशंस है, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ, यहाँ तक कि प्रिंसिपल के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। और अमित ने ऐसा प्रॉमिस किया है कि जो मैथ टीचर से पूरे क्लास को इतनी प्रॉब्लम है वो उस टीचर को चेंज करवा के कोई दूसरा अच्छा टीचर को ले आएगा क्लास में। और जो तीसरा बच्चा है यानी कि रोहित, वो काफ़ी शांत स्वभाव का है, लोगों से घुलता मिलता कम है। और रोहित इस बात पे इतना बिलीव नहीं करता है कि वो पहले से ही कुछ प्रॉमिसेस करे या वादे करे। तो अब क्लास के जो 60 बच्चे हैं उन्हें ये तय करना है कि उन्हें अपने क्लास मॉनिटर में कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए और उसके हिसाब से ही वो इन तीनों में से किसी एक को चुनेंगे अपने प्रतिनिधि के तौर में। इलेक्शंस जो हैं वो रूलिंग पार्टी में यानी कि जो पार्टी आज शासन में है उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है कि वो देश की सेवा करे, वो जनता की ज़रूरतों को पूरी करे। वरना जो भी पार्टी आज शासन में है उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई हम तो रूल कर रहे हैं, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शंस होते हैं हर कुछ सालों के बाद, तो उस पार्टी को हमेशा ये लगता है कि अगर हम अच्छा काम किए फिर तो जनता हमें फिर से पावर में लाएगी, बट अगर हम अच्छा काम नहीं किए फिर शायद हम हटा दिए जाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है 1987 के हरियाणा असेंबली इलेक्शन का। उन दिनों हरियाणा में कांग्रेस रूलिंग पार्टी हुआ करती थी और चौधरी देवीलाल, जो कि एक लोकल पार्टी लोक दल के नाम से जानी जाती थी, उस पार्टी से
आए और उन्होंने लोगों को ये वादा किया कि हरियाणा के जितने भी किसान और छोटे मोटे व्यापारी हैं उन सब की जो ऋण है यानी कि लोन जो हैं वो वेव ऑफ कर देंगे, यानी कि उन्हें लोन चुकाने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग काफ़ी प्रभावित हुए और उस इलेक्शन में चौधरी देवीलाल की पार्टी जीत गई और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने अपने वादे पूरे भी किए, लेकिन 4 साल के बाद जब हरियाणा में दोबारा असेंबली इलेक्शंस हुए तो लोक दल नहीं जीती। इससे ये पता चलता है कि इलेक्शन में कोई भी पार्टी जीत सकती है, कोई भी पार्टी हार सकती है, तो अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, अगर हम 2013 की दिल्ली इलेक्शन की बात करें तो दिल्ली में काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने रूल किया, 1998 से लेकर के 2013 तक, 2013 तक। लेकिन 2013 में जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से आए और उन्होंने कहा कि मैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बना दूंगा, तो लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें काफ़ी वोट मिले और इस तरह से 2013 में कांग्रेस, जो कि काफ़ी टाइम से रूलिंग पार्टी थी, वो रूल से हटा दी गई। लोकतंत्र, लोगों का राज, इन सभी बारे में हम काफ़ी बात करते हैं। हम कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या हम बिल्कुल श्योर हैं कि हमारा जो इलेक्शंस है यानी कि जो चुनाव हैं वो भी लोकतांत्रिक हैं? तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कि किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक होने के लिए यानी कि कोई भी चुनाव को लोकतांत्रिक होने के लिए कौन से क्राइटेरिया, कौन से मापदंड होते हैं। सबसे पहली बात, हर एक नागरिक जिसके पास वोट करने का हक है उसके पास एक वोट होगा और हर एक वोट की वैल्यू बराबर होगी। दूसरी बात, इलेक्शन जो है वो लोगों को चॉइसेस देना चाहिए, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए जिनमें से वो किसी को चूज कर सके, जिनमें से वो किसी को चुन सके। क्योंकि अगर सारी पार्टी और सारे कैंडिडेट्स बिल्कुल से एक जैसे होंगे फिर तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं होगी। इलेक्शन जो है ये हर रेगुलर इंटरवल पे होते रहना चाहिए, यानी कि वो नियमित अंतरकाल में होते रहने चाहिए। जैसे भारत में जो हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। तो इससे ये होता है कि जो भी पार्टी आज शासन में है, जो भी रूलिंग पार्टी है, उसे पता होता है कि भाई 5 साल बाद इलेक्शन फिर से होने हैं, तो अगर मैंने जनता के हिसाब से काम नहीं किया तो शायद 5 साल बाद हम हटा दिए जाएंगे। लोगों की जो पसंद है, लोगों ने जिसे चुना है, जीत उसी की होनी चाहिए। इलेक्शंस बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से होनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से इलेक्शंस होने चाहिए। जो भी आम नागरिक हैं जो वोट करने जा रहे हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह से धमकी नहीं देनी चाहिए, कोई भी चीज़ का लालच दे के उनसे वोट नहीं लेना चाहिए। तो नागरिक जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए कि वो अपनी राय रख सके और अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट कर सके। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा होता है? हाँ, बिल्कुल अच्छा होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन के होने से जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो पार्टी शासन में है उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि वो अच्छा काम करे। आइडियली तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक नेता का मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि वो देश की सेवा करे, जनता की सेवा करे, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। अधिकतर लोग जो है वो अपने ग्रोथ, अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल कंपटीशन के होने से उन्हें प्रेशर डाला जा सकता है कि वो अच्छा काम करें। यहाँ हम एक उदाहरण लेंगे। मान लेते हैं कि एक होटल 1 है जो कि किसी भी एक लोकेलिटी में है जहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, तो काफ़ी लोग उस होटल में आते हैं और वो होटल जो है उसका काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है। मान लेते हैं कि कुछ समय के बाद इस होटल का जो खाने का क्वालिटी था वो ख़राब हो जाता है, यहाँ पे अब खाना जो है इतना अच्छा नहीं मिलता है। अब क्या होगा? अगर तो उस होटल के आसपास दूसरा कोई भी होटल नहीं है तब तो लोग फिर भी इसी होटल में आएंगे, भले ही यहाँ खाना उतना अच्छा ना मिले तब भी लोग आएंगे, तो तब भी उस होटल को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उस इलाके में होटल 1 के अलावा और भी होटल्स हैं, जैसे होटल 2, 3, 4 भी हैं, तो लोग अब होटल 1 में ना आके 2, 3, 4 में जाएंगे, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे।
तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि दूसरे होटल की होने की वजह से होटल 1 पे एक प्रेशर आ रहा है कि वो अपने खाने की क्वालिटी को मेंटेन करे। ठीक उसी तरह से पॉलिटिकल प्रेशर के होने से, पॉलिटिकल कंपटीशन के होने से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि वो अच्छी तरीके से अपना काम करें, अच्छी तरीके से जनता की जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करें। अभी तक हमने देखा कि चुनाव यानी कि इलेक्शंस इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, पर सवाल ये है कि इलेक्शंस होते कैसे हैं। अगर इंडिया की आबादी देखी जाए तो यहाँ पे 133 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, और इतने सारे लोगों के बीच में कौन चुनता है, किसे चुनता है, ये सब कुछ कैसे होता है। तो इसीलिए इलेक्शंस का एक सिस्टम होता है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। भारत में जो इलेक्शंस है वो लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक है। हमारे यहाँ इलेक्शन 2 स्तर पे होते हैं। पहला सेंटर के स्तर पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे, जिसे हम कहते हैं लोकसभा इलेक्शन। इसके ज़रिए हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या फिर आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जो दूसरा होता है वो होता है असेंबली इलेक्शन, स्टेट के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, जिसके थ्रू हम एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक भी कहते हैं, उन्हें, और वहाँ से हम चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। इलेक्शन 2 तरीके के होते हैं। जनरल इलेक्शन जो हर 5 साल में एक बार होता है। दूसरा है बाई इलेक्शन, जो हमेशा नहीं होता है, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, जैसे कभी किसी की डेथ हो गई या कभी किसी ने अपने पद से रिजाइन कर दिया, वैसी स्थिति में बाई इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन के इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम 5 स्टेप में इसे समझेंगे। पहला, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि हम एक प्रॉपर इलेक्शन कराने के लिए किस तरह से कंट्री को या स्टेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। दूसरा, कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं यहाँ से किस तरह से कैंडिडेट्स खुद को नॉमिनेट करते हैं। तीसरा, इलेक्शन कैंपेन, ये जो कैंडिडेट्स हैं ये देश के आम नागरिक से कैसे बातें करते हैं, तो उसके लिए वो कैंपेन चलाते हैं। चौथा, वोटर्स लिस्ट, देश में कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है, ये डिसाइड करता है वोटर लिस्ट। और पांचवा, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, यानी कि वोट देना और वोट का काउंटिंग होना, जिससे हम इलेक्शन के नतीजे पे पहुंचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ताकि इलेक्शंस सही प्रकार से और आयोजित रूप से हो, इसके लिए हम पूरे देश को या फिर राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम देश को या राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में कैसे बांटते हैं। तो यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं कर्नाटका का। कर्नाटका के पूरे राज्य का एरिया है 1,91,976 किलोमीटर स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि हम पूरे कर्नाटका राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में इस तरह से बांटते हैं कि हर एक हिस्से का एरिया बराबर है। ऐसा सच में होता नहीं है, हम सिर्फ मान के चल रहे हैं अभी के लिए। ऐसा करने पे हमें क्या मिलता है, कहीं पे तो हमें एक ऐसा एरिया मिल जाता है जैसे एरिया 1, जहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि करीब करीब 1 लाख लोग वोट दे सकते हैं। कहीं दूसरी तरफ कोई एरिया 2 है जहाँ पे आबादी इतनी कम है कि वहाँ से मुश्किल से 100 वोट आ सकते हैं। तो इसका मतलब है जो लीडर एरिया 1 में चुना जाएगा वो तो 1 लाख वोट से चुना जाएगा, लेकिन जो एरिया 2 में चुना जाएगा वो केवल 100 वोटों से चुना जाएगा। क्या ये सही है? नहीं। इसीलिए जब कभी भी हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ पे एरिया ज़रूरी नहीं होता है, वहाँ ज़रूरी होता है आबादी यानी कि पॉपुलेशन। तो जब भी हमें देश को छोटे हिस्सों में बांटना होता है, ये जो हिस्से हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो जब भी हम देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटते हैं या स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन है वो लगभग बराबर हो। लोकसभा इलेक्शन में हम पूरे देश को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो चुना जाता है, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं एमपी यानी कि सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया में कुल मिला के 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में 545 सीट्स हैं।
जिसमें से 530 सीट्स जो हैं वो सारे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती हैं, सीट्स जो हैं वो सारे यूनियन टेरिटरीज के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती हैं, और जो 2 सीट हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेट होती हैं। अब हर एक स्टेट को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट मिलता है लोकसभा में, और वो नंबर क्या होता है? वो नंबर इस तरह से मिलता है कि जितनी सीट्स एक स्टेट को मिलती हैं और उस स्टेट का जितना पॉपुलेशन है, इसका जो रेशियो है ये सारे स्टेट के लिए बराबर हो। ये बहुत ज़रूरी है, तो इस पे हम फिर से ध्यान देते हैं। हर एक स्टेट को इंडिया में लोकसभा में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट्स मिलती हैं, इस तरह से ताकि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं और उस स्टेट का जो पॉपुलेशन है, इनका रेशियो जो है ये सभी स्टेट के लिए बराबर हो। हालांकि ये जो रूल है ये उन स्टेट्स के लिए लागू नहीं होता है जिनका पॉपुलेशन 60 लाख से कम है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि ये जो रूल है ये हमें और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो एग्जाम्पल लेते हैं 2 स्टेट्स का, कर्नाटका और हरियाणा। कर्नाटका का पॉपुलेशन है 6.5 करोड़, हरियाणा का पॉपुलेशन है 2.5 करोड़। कर्नाटका में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 28 और हरियाणा में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 10। तो अगर हम इनका रेशियो निकालें तो हम देखते हैं कि ये दोनों ही स्टेट में, कर्नाटका और हरियाणा दोनों ही जगह में जो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो लगभग पॉपुलेशन है वो करीब करीब 23 लाख से 25 लाख के बीच में है, यानी कि बराबर है। और यही चीज़ सारे स्टेट के लिए होता है, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं वो सभी स्टेट के अंदर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो आबादी है, पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन है वो सेम होना चाहिए। लेकिन अभी हमने बताया कि इसका एक्सेप्शन है कुछ स्टेट जिनकी पॉपुलेशन कम होती है। तो एक ऐसे स्टेट का उदाहरण लेते हैं जिसका पॉपुलेशन थोड़ा कम है, मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन लगभग 70 लाख है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो है 4। तो यानी कि पॉपुलेशन पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो करीब करीब 17 लाख है, जो कि नॉर्मल जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू थी उससे थोड़ी कम है। गोवा का एग्जाम्पल लेते हैं, जो एक छोटी सी जगह है, आबादी भी कम है, पूरे गोवा का पॉपुलेशन है 20 लाख और गोवा में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 2, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन है वो है 10 लाख। इन सारे उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि हर स्टेट को लोकसभा में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट्स मिलती हैं, यानी कि हर स्टेट के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, और वो इस तरह से होती हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं और जो पॉपुलेशन है उस स्टेट का, इसका जो रेशियो है ये सारे स्टेट के अक्रॉस सेम होना चाहिए, यानी कि कुल मिला के जो पॉपुलेशन है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो सेम होना चाहिए पूरे इंडिया के अक्रॉस। ठीक इसी तरह से विधानसभा इलेक्शन यानी कि असेंबली इलेक्शन में पूरे राज्य को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिए जाते हैं। यहाँ पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो आबादी है यानी कि जो पॉपुलेशन है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जितनी सीट्स अलॉट की गई हैं, इन दोनों का रेशियो जो है वो पूरे राज्य के अक्रॉस बराबर होना चाहिए। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस में हमने देखा कि यहाँ पे कुल मिला के 224 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इनफैक्ट अगर हम कर्नाटका विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे कुल मिला के 225 सीट्स होती हैं, जहाँ पे 224 सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती हैं और एक सीट जो है वो डायरेक्टली कर्नाटका के गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो बनता है एमएलए यानी कि विधायक। हम अक्सर ये सुनते हैं, लोग कहते हैं कि इस पार्टी ने 50 सीट जीती, इस पार्टी ने 100 सीट जीती, तो इसका क्या मतलब होता है? इनफैक्ट पिछले साल 2018 में कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 104 सीट जीते थे, कांग्रेस ने 80 सीट जीता था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे वो 104 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीते थे। जो टोटल 224 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से 104 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी के कैंडिडेट्स जीते थे। इस बात को ध्यान में रखने के लिए कि हमारे देश में जो थोड़े कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो पीछे ना रह जाएं इलेक्शन के इस पूरे सिस्टम से, इसीलिए कुछ रिजर्वेशंस डाले गए हैं। तो काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो रिजर्व्ड होती हैं शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए।
अगर हम भारत की पूरी आबादी देखें तो हम देखते हैं कि एससी है 16.6% और एसटी है 8.6% हमारे पूरे पॉपुलेशन का। तो ठीक इसी परसेंटेज में सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत लेवल पे इनके लिए रिजर्वेशंस होती हैं। अगर लोकसभा में देखा जाए तो टोटल जो 545 सीट्स हैं उनमें से 131 सीट्स रिजर्व्ड हैं, जिसमें से 84 सीट्स एससी के लिए रिजर्व्ड है और 47 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व्ड है। तो इस तरीके से जो पिछले वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी हमने अलग सिस्टम बना रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2, यानी कि वोट किसे करें, कैंडिडेट्स नॉमिनेशन। हमारे देश में कोई भी अपने आप को कैंडिडेचर के लिए नॉमिनेट कर सकता है। उसकी उम्र जो है वो 25 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए और उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत जैसे देश में हमारी पूरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अगर हम ऐसा कर दें कि भाई इतना क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, तो उस तरह से हमारे देश के काफ़ी सारे नागरिक तो वैसे ही छट जाएंगे अपने आप को नॉमिनेट करने से। सिर्फ इतना ही नहीं, चूँकि हमारा जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक है, तो लोगों को डिसाइड करना है कि वो क्या चाहते हैं। अगर लोगों को लगता है कि नहीं, जो हमारा प्रतिनिधि हो वो बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उस केस में लोग जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे प्रतिनिधि को वोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कितना महत्व देना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब किसी को नॉमिनेट करना होता है खुद को, तो उन्हें क्या करना होता है। सबसे पहले उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं। उसके बाद कुछ लीगल वेरिफिकेशन करानी होती है, जिसमें उन्हें अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी होती है। इसके अलावा अपनी एसेट्स, लाइबिलिटीज़, जो भी उनका प्रॉपर्टी, वेल्थ वगैरह है, वो सारा उन सब का डिटेल देना पड़ता है। इसके अलावा किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह की वेरिफिकेशन होती है। ये जो सारी वेरिफिकेशन लीगल के अंदर होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है ताकि जो वोटर है, जो नागरिक है देश के, उन्हें उस कैंडिडेट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल सके, थोड़ी जानकारी हो सके, जिसके आधार पे वो ये डिसाइड कर सके कि वो उन्हें वोट देना चाहते हैं या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 3, यानी कि इलेक्शन कैंपेन। अब कैंडिडेट्स ने खुद को नॉमिनेट तो कर दिया, बट ये कैंडिडेट्स जो है ये आम लोगों के साथ बातचीत कैसे करते हैं। इलेक्शन जब होता है इसके लगभग 2 हफ्ते पहले जो फाइनल लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो अनाउंस कर दी जाती है, उनकी घोषणा कर दी जाती है। तो लोगों को पता होता है कि ये जो है ये कैंडिडेट्स हैं। तो ये जो 2 हफ्ते होते हैं, इस दौरान होता है इलेक्शन कैंपेन। और इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्टली अपने वोटर्स से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा जो जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक नेता होते हैं वो लोग जाते हैं, रैलीज करते हैं, काफ़ी सारे चुनाव रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं जिनको वो अटेंड करते हैं। और सभी का मेन जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि वो लोगों का ध्यान कुछ बड़े ही जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरह से वो जो पब्लिक का, जो जनता का जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे ममता बनर्जी जो आज वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी सालों पहले वो बहुत ज़्यादा लोगों को नज़र आने लगी क्योंकि वेस्ट बंगाल में सिंगुर इलाके में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो गरीब किसान थे उनकी ज़मीन को ले लिया जा रहा था वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो ममता बनर्जी ने वहाँ पे उसका ऑपोज किया था, उसके अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा उन्होंने उसके अगेंस्ट लड़ाई की थी और ऐसा होने से उन्होंने रोका था।
और इससे जो गरीब लोग थे वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि 2011 के इलेक्शन में जब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ी हुई तो वो बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से जीत गई कि वो वेस्ट बंगाल में 34 साल से जो CPIM की पार्टी थी उसको भी हटा दी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो नागरिक के दिल के काफ़ी करीब होते हैं, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ उन मुद्दों पे काम करते हैं, उन मुद्दों को इतना ज़्यादा फोकस पे लेके आते हैं कि वो खुद ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी सारे स्लोगन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन के समय बीजेपी का एक स्लोगन हुआ करता था मोदीफाइड इंडिया। उसी तरह 1971 में इंदिरा गांधी के अंडर कांग्रेस का एक स्लोगन हुआ करता था गरीबी हटाओ। आम आदमी पार्टी का एक स्लोगन हुआ करता था भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो इस तरह के जो स्लोगन्स हैं, इस तरह के जो स्लोगन्स होते हैं, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं और पार्टीज़ को इलेक्शन जीतने में भी हेल्प करती हैं। इलेक्शन कैंपेन के कुछ डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कैंपेन अपने तरीके से रन कर सकते हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान ब्राइब बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, यानी कि घूस देना बिल्कुल अलाउड नहीं है। वोटर को थ्रेटन बिल्कुल नहीं करना है। वोटर को किसी भी तरह से रिलीजियन, धर्म या कास्ट के बेसिस पे फोर्स नहीं करना है। सरकारी किसी भी तरह के रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि सरकारी व्हीकल्स या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए इलेक्शन कैंपेन के लिए। लोकसभा इलेक्शन कैंपेन के लिए 25 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए और विधानसभा इलेक्शन कैंपेन के लिए 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन जो है इलेक्शन अनाउंसमेंट होने के बाद नहीं करना है। किसी भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो भी इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टेप 4 यानी कि वोटर लिस्ट। वोट कौन कर सकता है और कौन नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वोट कौन कर सकता है। तो वोट करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है। कोई भी देश का नागरिक जो 18 साल से ऊपर जिसकी आयु हो वो वोट कर सकता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सभी लोग वोट कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी ऐसा नागरिक जो या तो जो क्रिमिनल हो या फिर जिसका दिमागी संतुलन ठीक ना हो, ऐसे लोग किसी किसी केस में वोट करने से मना कर दिए जा सकते हैं। वोट कौन करेगा, इसकी एक लिस्ट बनती है जिसे हम कहते हैं वोटर लिस्ट या फिर इलेक्टोरल रोल, और ये वोटर लिस्ट इलेक्शन होने के काफ़ी पहले ही बन के तैयार रहती है। वोटर लिस्ट का हर 5 साल में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्शन हर 5 साल में होता है, तो वोटर लिस्ट भी अपडेट होनी चाहिए ताकि जो भी नागरिक 18 साल की आयु रीच कर रहे हैं उनके नाम उस लिस्ट में ऐड हो जाने चाहिए। जो भी नागरिक की मृत्यु हो चुकी है वो उस लिस्ट से हट जाने चाहिए। जो भी ऐसे नागरिक हैं जो उस जगह को छोड़ के कहीं और चले गए हैं उनका भी नाम लिस्ट से हट जाना चाहिए। हर एक वोटर के लिए ये अनिवार्य है कि इलेक्शन डे पे जब वो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पे जाए तो वो अपना एक आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर साथ में लेके जाएं। अब हम बात करते हैं स्टेप 5 यानी कि पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। कॉन्स्टिट्यूएंसीज तैयार हैं, कैंडिडेट्स ने खुद को नॉमिनेट कर दिया, फाइनल लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की वो भी डिक्लेयर हो चुकी है, इलेक्शन कैंपेन हो चुका है, वोटर लिस्ट तैयार है। अब आ गया है मेन डे, द डे यानी कि इलेक्शन डे। तो इलेक्शन डे के दिन जितने भी वोटर्स जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उन्हें अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर अपने नियरेस्ट पोलिंग बूथ पे जाना है। ध्यान रखना है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत सारे पोलिंग बूथ्स होती हैं, लेकिन आप उसी पोलिंग बूथ से वोट कर सकते हो जहां की लिस्ट में आपका नाम हो। इसीलिए आप जहां भी रहते हैं वहां से जो नियरेस्ट पोलिंग बूथ है वहां पे जाके ज़रूर चेक कर ले कि वहां की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स होंगे वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे। आपके आइडेंटिटी कार्ड को देखते हुए आपकी उंगली पे एक काला मार्क लगाएंगे
उसके बाद वो आपको वोट देने के लिए अलाउ करेंगे। वहाँ पे बूथ के अंदर रहेगा ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जो आपके वोट को रिकॉर्ड करेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं उस कैंडिडेट के नाम के बगल में जो बटन होगा उस बटन को प्रेस करना है। जब वोटिंग का ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो जितनी भी ये ईवीएम्स हैं वो सारी सील कर दी जाती है और एक सुरक्षित जगह पे उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हमने अपना वोट दे दिया, हमने अपना जो मत था हमारा वो एक्सप्रेस कर दिया, बट हमें कैसे पता चलेगा कि जीत किसकी हुई? तो जितनी भी वोटिंग होने के बाद जितनी भी सील्ड ईवीएम्स होती हैं वो सभी को एक सुरक्षित जगह पे लेकर जाया जाता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। वहाँ जाके उन्हें खोला जाता है और हर एक कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं वो काउंट किया जाता है। जाहिर सी बात है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं विजयी वही होता है। भारत जैसे देश में बहुत कम समय पे ऐसा होता है कि इलेक्शन में टाई हो जाए, जैसे कि दो कैंडिडेट्स को बिल्कुल बराबर वोट मिले। बट अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो उस केस में लॉटरी के हेल्प से विजयी घोषित किया जाता है। एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि जब भी जनरल इलेक्शंस होती हैं उस समय सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर वोट्स की जो काउंटिंग है वो सेम दिन पे होती है और लगभग सेम टाइम के आसपास होती है। तो आपने देखा होगा जिस समय ये काउंटिंग चल रही होती है उस समय टेलीविज़न, न्यूज़, हर जगह पे वो अपडेट, हर मिनट पे वो अपडेट आती रहती है, क्योंकि सब जगह पे एक ही समय पर वो काउंटिंग हो रही होती है। तो इस तरह से इंडिया में हम पूरे इलेक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं और शुरू से लेकर के यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने से लेकर के इलेक्शन के रिजल्ट तक पहुंचते हैं। Three of your classmates, Anita, Amit and Rohit, nominated themselves to be the class monitor. So now is the election time and it has been decided that all the students in the class would cast their vote for their desired candidate and the one with maximum number of votes would be the class monitor. Now on the election day, how would the situation look like if there is no teacher in the class? So maybe somewhat like this, where some of you are playing around, some of you are not even participating in the voting process, some of you might even end up fighting with each other so that you could get more votes for your friend. So it could be a total mess. While if there is a teacher in the class to invigilate the entire process of voting, the entire process would take place in a very peaceful way. Now when we talk of a classroom, it's about 30, 40 or could be around 100 children. When we talk about a country like India, we are talking about more than 133 crores of people. But still, the entire process of elections in our country is very systematic and it takes place in a very organized way. So the question is, who controls the entire election process? Do you think it is the government? Not really, because that could be a total, mess. Because the government is always under the control of the ruling party. So therefore, we actually need an independent body to control the entire election process. And that is where we talk about Election Commission. The Election Commission is headed by a Chief Election Commissioner who is appointed by the President of India. Our current Chief Election Commissioner is Shri Sunil Arora. Now, an interesting thing to note here is the Chief Election Commissioner is not answerable to anyone, neither to the government nor to the President of India. So even if the ruling party feels that the things which are done by the Election Commission is not the right way of doing things, even then it is almost very, very difficult or almost impossible to remove the Chief Election Commissioner from power. Now, you may ask that in that case, what happens if the Chief Election Commissioner is actually taking some inappropriate actions? So, what do we do in that case? So, only if 2/3 of the Lok Sabha as well as Rajya Sabha together come up and say that the Chief Election Commissioner is doing some inappropriate action or misconduct, only in that case the Chief Election Commissioner can be removed. So let us take a quick look at the roles of Election Commission. Announcement of elections,
implements code of conduct for elections and also punish those who violate, puts a check on the government as well as the ruling party so that they do not misuse their power to win before elections. For example, transferring government officials or violate election guidelines. Control and order government officials who are on election duty, declaring election results, repolling of votes if unfair polling is found in some of the booths. Now, we talk so much about free and fair elections. In fact, there is an election commission who ensures that elections happen in a free and fair way. But what is that test that proves that elections are happening in a free and fair way? So we will look at some of the things which actually proves that elections are happening in free and fair way. First and foremost, voter turnout in India has either remained stable or has increased. So if we compare the voter turnout, that is effective number of people participating in the voting process, so if we compare this voter turnout of India with other countries, we see that we are doing a lot better. So more and more people are voting every year. Underprivileged sections vote in larger proportion than the privileged ones. Common people feel that through voting they can actually put pressure on the political parties and get the policies which are useful to them implemented. If we look at the number of people who are participating in election related activities, so that number is also increasing year by year. Ruling parties in India often lose elections. In fact, to be more precise, if we look at the record of last 15 years, we see that in 2/3 of the elections, the ruling party lost. Whether you take the example of the Lok Sabha election of 2014, when the ruling party Congress lost election and BJP came into power, or you look at the Delhi Assembly elections of 2013, when Congress, who was in power, lost elections and Aam Aadmi Party came into power. Not only that, many a times the sitting MPs and MLAs also lose elections. Now again, to be more precise, that happens in almost 50% of the cases. Candidates using unfair means often lose elections. So I would not say always, because we also come across such news where parties or political leaders using unfair means often win elections as well. But most of the times it is seen that those who use unfair means lose elections. Most of the times, election outcomes are accepted by the defeated party. Like as we discussed that in West Bengal, the left ruled for close to 34 years, and even after that, when the election result came out in 2011 and left was defeated by Trinamool Congress, the party accepted the defeat. So all of these proves that the way elections happen in India is free and fair, and that is why it is accepted by the citizens of the country. Even though we talked so much about free and fair elections, but we must admit that there are a lot of challenges to free and fair elections in our country. Many a times we come across such news either in the newspaper or media that poor people are bribed or threatened to vote for a particular party or a particular candidate. Many a times these people are also given freebies to participate in election campaigns. Sad it is, but that's the bitter truth. So it happens in many of the cases that the rich parties always have advantages over a poor party, or the smaller parties rather. Candidates with criminal connection often end up threatening people or even trying to kill people, and that's how get a ticket. Some parties are totally dominated by families and family members, and only family members are given tickets. In fact, if I ask you right away, can you think of any such political parties which are extremely dominated by family members? So many such parties exist in different states of our country. So if you can think of any such party, please pen them down in the comment section and it could be a good discussion.
people do not really get choices many a times. Many a times, the common people in our country often say that, what's the point in voting? Because all the parties are just the same. All the leaders are just the same. So this situation also happens in many cases, because of which a lot of people do not feel like participating in the voting process. So these are some of the challenges to free and fair elections. However, it is great to see that in spite of these challenges, our election commission, our entire system of election takes care of this fact, and we are still able to continue with a democratic election with most of our people participating in it. I hope you found this video on who controls the election process useful. So with this, we end our lesson on electoral politics, and I hope that you would have found all the 3 videos of this lesson useful. Do not forget to like and share the video. So see you all with the next lesson.